हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका सॉल्यूशन के एक नए पार्ट में। टुडेज वी विल डिस्कस अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज नोन एज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, आइए देखिए क्या होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लिसन केयरफुली। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन नॉट सॉल्वेंट। ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है, न कि किसकी, सॉल्वेंट की। अच्छा, होती क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन which depends upon the amount of solute। ध्यान दीजिए, अमाउंट ऑफ सल्यूट मतलब वो प्रॉपर्टीज जो सल्यूट के अमाउंट पर डिसॉल्व करती हूं। कहने का मतलब कि आप किसी वाटर में 1 ग्राम शुगर डालिए, फिर 2 ग्राम डालो, 3 ग्राम डालो, 10 ग्राम डालो, उस अमाउंट पर जो प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी वो होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। रुकिए, बट नॉट डिपेंड्स अपॉन द शेप, साइज, नेचर ऑफ सल्यूट। मेरी बात ध्यान दीजिए, केवल सल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करती है, वो कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करती। सल्यूट किस प्रकार का है, हुच टाइप ऑफ सल्यूट, उस पर वो प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती है। वो डिपेंड करती है केवल अमाउंट ऑफ सल्यूट से। जैसे कोई आदमी कहे भैया मुझे पैसा चाहिए, बस किसी तरीके से लाओ, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि मुझे केवल सल्यूट का अमाउंट चाहिए। वो कौन लेके आ रहा है डजंट मैटर, वो कोई मैटर नहीं कौन लेके आ रहा है, उसका शेप क्या है, साइज क्या है, नेचर क्या है, इस पर नहीं डिपेंड करती क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो द प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सल्यूट बट नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ शेप साइज एंड नॉट डिपेंड ऑन द शेप साइज एंड नेचर ऑफ सल्यूट। जो सल्यूट के शेप, साइज और नेचर पर ना डिपेंड करके अमाउंट पर डिपेंड करती हैं, उनको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 प्रकार की होती हैं। एक को बोलते हैं सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, याद रहे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग नहीं है वेपर प्रेशर, लोअरिंग वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरे को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, ये तुम्हारे लिए नया वर्ड है। एलिवेट का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज करना। एलिवेट को हिंदी में बोलते हैं बढ़ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब मेरी बात ध्यान सुनो, बॉइलिंग पॉइंट कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो क्या है? टोटल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा हो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अकेला बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। आइए तीसरे पे। तीसरे को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लिसन, फिर मैं वही बात कहूंगा, फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेस होना मतलब घटना होती है क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी: रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये रही 4 तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हम एक एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट एलिवेशन इन
बॉइलिंग पॉइंट। तो हम बात करेंगे क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए पहला टर्म हम बात करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मेरी बात ध्यान सुनिए। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से पहले सबसे पहले हम डिफिनीशन जानेंगे कि क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, क्या डिफिनीशन है बॉइलिंग पॉइंट की। तो जरा बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन के लिए यहां देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास कोई लिक्विड है, वी हैव अ लिक्विड, और अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर, अगर लिक्विड है हीट करेंगे तो वेपर बनाएगा, वेपर बनाएगा तो प्रेशर लगाएगा। अगर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, लिसन, जो होता है 1 atm, क्या होता है 1 atm, जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, लिसन, if the vapor pressure of liquid is equal to the atmospheric pressure, that temperature is known as boiling point। जिस टेम्परेचर पर तुमने 10 डिग्री हीट किया, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हुआ, 12 पर हीट किए, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हुआ, 13 पर हीट किए, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। मतलब बॉइलिंग पॉइंट 10 नहीं है, 12 नहीं है, क्या है 13। मतलब वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए मेरी बात ध्यान समझिएगा। सपोज करिए हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है जिसको बोलते हैं P0, वाटर है सपोज करिए, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, दिस इज प्योर सॉल्वेंट। ये हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो प्योर सॉल्वेंट है, अगर हम इसको हीट करेंगे बर्नर की हेल्प से तो इसके ताबड़तोड़ वेपर निकलेंगे। वेपर को रोकने वाला कोई है नहीं। यहां देखिए इसके सरफेस पर यही प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं, कोई और नहीं है, पूरा बड़ा सा सरफेस एरिया है। तो देखिए जितना ज्यादा वेपर निकलेगा उतना ज्यादा क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, ठीक है। मतलब सपोज करो इसको तुमने 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया, कितने पर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया, तो इसका वेपर प्रेशर इक्वल हो गया 1 atm के। ध्यान दो, 20 डिग्री पर जब तुमने इसको हीट किया तो इसका वेपर प्रेशर, किसका, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। बोलो, मतलब इस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। एनी डाउट, 20 डिग्री पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। अब देखो, ये तो सॉल्वेंट की बात कर रहे थे, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आइए बात करते हैं, अब हमारे पास एक कंटेनर में वाटर है, ठीक है, वाटर। अब क्या किए, इसमें तुमने थोड़ा सा मिला दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। लीजिए, अब इस पर कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। ये रहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, हमने इसको भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया। मेरी बात ध्यान सुनो, सपोज करो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसके 50 वेपर निकल रहे थे। कितने, 50 वेपर निकल रहे थे, ठीक है। अब आपने इसको 20 डिग्री पर जब हीट किया तो इसका सरफेस एरिया अब मिनिमाइज हो चुका है। बोलो, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सपोज करिए इसका केवल 25 वेपर निकला। कितना वेपर निकला, 25। अच्छा, जब 25 वेपर निकला तो 25 तो 1 atm के बराबर है नहीं। 1 atm के बराबर क्या है, जब वेपर बन जाए 50, जब वेपर बन जाए 50, मतलब जब वेपर प्रेशर 50 हो, सपोज करिए वेपर प्रेशर 50 हो, तो
वो एटीएम प्रेशर के क्या होगा, बराबर होगा। वेपर प्रेशर 50 हो तो एटीएम प्रेशर के क्या होगा, बराबर। यहां कितना है वेपर प्रेशर, 25। इसका मतलब 20 डिग्री पर वेपर प्रेशर एटीएम प्रेशर के बराबर नहीं है। क्या करोगे, बोलो बोलो क्या करोगे। हाँ, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। सपोज करिए हमने 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, मतलब अब जब वेपर कम बन रहा है तो ज्यादा वेपर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। जैसे ही टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, इसके अंदर के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और धक्का उक्का देके बाहर निकल गए। लगभग कितने का वेपर बन गया, 50 का। अब वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हो गया। लेकिन जब आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, जब बात किसकी कर रहे हैं, सॉल्यूशन की जब मैं बात कर रहा हूं, तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाने के लिए तुमको क्या करना पड़ रहा है, उसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाना पड़ रहा है। यही तो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेट कर जाना। बोलो कारण कौन बना, बोलिए बोलिए रीजन कौन बना, क्यों बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करने की जरूरत पड़ी। यह है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यही तो है रीजन बना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, जैसे अगर ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ना होता तो 20 डिग्री पर ही इसका वेपर प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या होता, बराबर होता। लेकिन क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तुमने मिला दिया, तो इसने क्या किया, वेपर प्रेशर में कमी ले आई। क्योंकि तुमको वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करना ही करना है, क्योंकि तुमको क्या दिखाना है, बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे। टेम्परेचर बढ़ाए नहीं कि बढ़ गया क्या, बॉइलिंग पॉइंट। यही तो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम दिखाते हैं, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टीबी से दिखाते हैं। किससे, डेल्टा टीबी। बी मतलब बॉइलिंग, टी मतलब टेम्परेचर, डेल माने चेंज। तो देखो ये प्योर सॉल्वेंट का है, ये किसका है, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का मतलब क्या, पीएस। सपोज करो इस टेम्परेचर को अगर हम T2 माने, ये बढ़ा टेम्परेचर है, और इसको अगर हम T1 माने, तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा T2 माइनस T1। वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, T2 माइनस T1। मतलब बॉइलिंग पॉइंट में कितना चेंज आया, 40 माइनस 20, मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी हो रही है बॉइलिंग पॉइंट में, सॉल्वेंट और किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। तो आई होप आप समझ गए कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कैसे एलिवेट कर रहा, क्यों एलिवेट कर रहा है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिए, सरफेस एरिया कम कर दिया, कम वेपर जाएगा। तुमको ज्यादा वेपर बनाना है क्योंकि एटीएम प्रेशर के बराबर करना है, तो क्या बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओ। टेम्परेचर बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर गया। अब इसी चीज को मैं आपको ग्राफ के माध्यम से दिखाऊंगा। अब इसी चीज को मैं तुमको ग्राफ के माध्यम से दिखाऊंगा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम ग्राफ से कैसे जानेंगे। ठीक है, देखो देखो भैया, है क्या, हमारे पास ये टेम्परेचर का है और ये रहा वेपर प्रेशर का। ठीक है, सपोज करिए कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये है, ये जहां मैंने क्रॉस दिखाया है, ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ये दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। ठीक है, चलो इसको मैं येलो से दिखा दे रहा हूं, येलो से, ये प्योर सॉल्वेंट का क्या है, वेपर प्रेशर। अब देखो तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे क्या करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वेपर प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये देखिए, सपोज करिए यहां पे जो लाइन है, ठीक है, ये है आपकी लाइन 1 ATM। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ा 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 और बढ़ते बढ़ते
एक एटीएम की लाइन को कट कर दिया। मतलब इस पोजीशन पर इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो गया, इक्वल हो गया। यही तो है क्या, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये अपने बॉइलिंग पॉइंट को क्या किया, प्राप्त कर लिया। अब क्या करते हैं, अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये लाइन वेपर प्रेशर वाली है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि अब हम बात करते हैं उस सॉल्यूशन की जिसमें मिला होता है क्या, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो सपोज करिए मैं इसको यहां व्हाइट से दिखा दे रहा हूं, ये रहा एरिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, मतलब इस लाइन को मैं ऐसे मिला दे रहा हूं। ये हो गया पहला टेम्परेचर, इसको हमने मान लिया T1। क्या मान लिया, T1। ये है प्योर सॉल्वेंट का, किसका, प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर है T1, ठीक है। अब देखिए हमने सॉल्यूशन लिया, जब सॉल्यूशन हमने लिया तो, और जिसमें क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो जिसका वेपर प्रेशर वह कम है, यहां देखो इससे नीचे है, मतलब इसका वेपर प्रेशर इस पॉइंट पर व्हाइट वाले, मतलब वेपर प्रेशर पहले से ही कम है। तो क्या करोगे, वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए तुम टेम्परेचर क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। इंक्रीज किए, टेम्परेचर इंक्रीज करता गया और एक टाइम में 1 एटीएम की लाइन को क्रॉस किया। ये देखिए, मतलब ये रहा आपका सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें मिला है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। तो आप देखो, कहने का मतलब इस लाइन पर कट किया, मतलब इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। तो ये जो तुम्हारा टेम्परेचर आया, ये आया T2, मतलब ये किसका है, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कहने का मतलब ये हुआ, इधर टेम्परेचर घट रहा है, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, इधर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, इधर इंक्रीज करेगा। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो क्या इंक्रीज कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट। मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा, ज्यादा। यही तो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी चीज, सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला है, उसका वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है, किससे, प्योर सॉल्वेंट से। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का कम होगा। लेकिन उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो अब एक फार्मूला आएगा, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ठीक है। अब तो सॉरी, T2 माइनस T1। अब होता क्या है, हम जानते हैं कि डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। स्मॉल m को बोलते हैं मोलैलिटी। क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। दिस इज मोलैलिटी। तो डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ये m क्या है, ये m है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाएंगे उतना ही चेंज आएगा, किसमें बताइए, बॉइलिंग पॉइंट में। तो चलो इस सिंबल को हटाने के लिए हमने क्या लिखा, हमने लिखा डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। अब M मीन्स होता है मोलैलिटी, और मोलैलिटी के फार्मूले को लिखते हैं, ये हो गया डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू, ये होता है स्मॉल w अपान M इंटू कैपिटल W, ठीक है। लिसन, यहां पर ध्यान दीजिए, ये हो गया स्मॉल w अपान M इंटू कैपिटल W। ये है मास ऑफ सॉल्यूट, ये है मास ऑफ सॉल्वेंट, और दिस इज नोन एज द मॉलिक्यूलर मास। ये है मॉलिक्यूलर मास, ये है मास ऑफ सॉल्वेंट, ये है मास ऑफ सॉल्यूट। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमको जानना है KB क्या है। क्या जानना है, KB। अगर ये kg में हमने लिया है और ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 1000 का हम यूज करेंगे। अब आइए KB पर एक मिनट चर्चा करते हैं, ठीक है। थोड़ा यहां पे बताता हूं मैं आपको KB क्या है, ठीक है। देखो भैया, KB को बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। KB इज नोन एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और इसी का नाम है इबिलियो स्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। KB को ही हम बोलते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन
कांस्टेंट। आखिर क्या है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट? देखिए बेहतरीन डिफिनीशन बताने आपको चल रहा हूं। अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 हो, इफ मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1, देन elevation in boiling point is known as the molar elevation constant। अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 हो, उस समय जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो उस समय जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा होगा, उसी को बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये फार्मूला है, ठीक है। Kb की वैल्यू आपको दी रहेगी, डेल्टा Tb आप T2 माइनस T1 जानते हैं। W का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, M का मतलब मॉलिक्यूलर मास, कैपिटल W का मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम Kg को ग्राम में कन्वर्ट करने के 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे आप कई न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। इस पर हम डिस्कस करेंगे कैसे न्यूमेरिकल लगेगा। तो ये टॉपिक रहा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पर, जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आइए हम पढ़ते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, आओ जानते हैं। सबसे पहले क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। देखिएगा, दैट टाइप ऑफ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी के सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के क्या होता है, इक्वल होता है। बात हजम नहीं होती है जब भी कोई कहता है कि लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के क्या होता है, बराबर। तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में बात आती है, क्या सॉलिड भी वेपर बनाता है? हाँ, सॉलिड वेपर बनाता है, आप लोगों ने देखा है। याद करो, ध्यान दो, अगर कभी बर्फ के टुकड़े को, बर्फ की बड़ी सिल्ली को आप रखिए और उसके थोड़ा ऊपर ऐसे हाथ लगाइए तो आपका हाथ ठंडा लगेगा। इसका मतलब कि वो कुछ निकाल रहा है, क्या? वेपर। हाँ, वो अलग बात है कि सॉलिड बहुत ही कम वेपर बनाता है, लेकिन बनाएगा। हाँ, सारे सॉलिड नहीं, कुछ विशेष तरीके के सॉलिड वेपर प्रेशर, वेपर लगाएंगे तो प्रेशर क्रिएट होगा। तो मतलब बहुत मिनिमम होता है, लेकिन लगाते हैं प्रेशर। अब चलिए एक हम कंपैरिजन करते हैं। सपोज करिए ये हमारे पास एक लिक्विड है, ठीक है। ये हमारे पास लिक्विड है और ये हमारे पास एक सॉलिड है। दिस इज सॉलिड, ये सॉलिड है। तो बोलो, जैसे ही अगर हम बात करें नॉर्मल कंडीशन पर, तो लिक्विड का वेपर प्रेशर बहुत हाई होगा और सॉलिड का वेपर प्रेशर वेरी लो होगा, ठीक है। हम नॉर्मल टेम्परेचर बात करें तो इसका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा और इसका वेपर प्रेशर बहुत कम होगा, इसका वेपर प्रेशर बहुत कम होगा। तो मेरी बात सुनो, अगर इसका वेपर प्रेशर हाई है, इसका वेपर प्रेशर लो है, तो क्या दोनों का वेपर प्रेशर आपस में बराबर है? बोलो, नहीं है। तुमको करना क्या है? अब इसका लो है और लो तो तुम कर नहीं सकते हो। हाई, इसका हाई है, इसको क्या करो? लो करो। तो क्या करते हैं, इसके टेम्परेचर को मिनिमाइज करते हैं। क्या करते हैं? मिनिमाइज करते हैं।
तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा, ध्यान दीजिए, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा इसकी वेपर कम बनेगी, वेपर कम बनेगी तो प्रेशर भी कम लगेगा। मतलब टेम्परेचर कम करते जाओ वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, टेम्परेचर कम करते जाओ वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। और मुझे बोलो टेम्परेचर कम करना ही क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट। जब किसी को जमाते हो, फ्रीज करते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करते, डिक्रीज करते हो। तो फ्रीज करने में टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, तो टेम्परेचर कम करोगे वेपर प्रेशर कम होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। वही है क्या बताइए? फ्रीजिंग पॉइंट। उसी को हम उसका क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। आइए डिस्कस करें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? ठीक है, चलो भैया एक प्योर सॉल्वेंट लेते हैं, मेरी बात ध्यान समझिएगा। ठीक है, हमने क्या किया, एक प्योर सॉल्वेंट ले लिया। क्या ले लिया? प्योर सॉल्वेंट ले लिया। अब तुम जानते हो कि प्योर सॉल्वेंट का मतलब होता है वाटर से अच्छा तो मिलेगा नहीं, और इसको P0 से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने एक प्योर सॉल्वेंट ले लिया। अब देखो क्या करते हैं, जो प्योर सॉल्वेंट हमने लिया, ठीक है, जो हमने प्योर सॉल्वेंट लिया इसको हम फ्रीज कर रहे हैं। मतलब इसका टेम्परेचर हम माइनस, अगर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, हम इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेके आने वाले हैं। तो देखो अंदर क्या होता है, जब किसी को फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंचना रहता है तो वो दिखाता है एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन। मतलब क्या होता है, जब आप टेम्परेचर देते हैं तो वो टेम्परेचर रिलीज करता है। अब गौर से सुनो, अगर उसने टेम्परेचर रिलीज किया तो जो मॉलिक्यूल है वाटर के, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, घटेगी। भाई जब टेम्परेचर बाहर निकाल रहा है, मतलब फ्रीजिंग एक एक्सोथर्मिक टाइप का प्रोसेस है, तो तब टेम्परेचर जब बाहर निकालेंगे तभी टेम्परेचर क्या होगा? मिनिमाइज होगा। तो क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी तो ये लोग आपस में पास पास आना शुरू हो जाएंगे। जब एनर्जी कम हो गई तो पास पास आएंगे, पास पास आकर जब इकट्ठा हो जाएंगे तो यही उसका क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग कंडीशन कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गया, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी घट गई। जब एनर्जी ज्यादा थी तो इधर उधर भाग रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे। फ्रीजिंग का मतलब आपको पास पास लाना, लिक्विड को पास लाओगे तभी फ्रीज होगा। तो काइनेटिक एनर्जी घट गई, काइनेटिक एनर्जी घटी तो आप क्या किए, सॉरी काइनेटिक एनर्जी घट गई तो मॉलिक्यूल पास पास आ गया और 0 डिग्री पर फ्रीज हो गया। आइए सीन देखते हैं दूसरी तरफ। अब हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें हमने मिला रखा है ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, येलो कलर वाला नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, अब कहानी देखिएगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की। जब तुमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया तो ये जो सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी घट गई, काइनेटिक एनर्जी घट गई, डिक्रीज कर गई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर गई। काइनेटिक एनर्जी जब डिक्रीज कर गई तो पास पास आने को सोच रहे हैं, लेकिन जब कंप्रेस होने को सोच रहे हैं तो बीच में रोड़ा बन रहा है। कौन? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये इनको पास पास आने से क्या कर रहा? रोक रहा है। मतलब ये एक दूसरे के पास पास नहीं आ पा रहे हैं। किसके कारण? ड्यू टू द एंट्री ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये कहानी हम देख रहे हैं सॉल्यूशन की, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो क्या करोगे? टेम्परेचर और कम करोगे, माइनस में ले जाओगे। जब टेम्परेचर माइनस में ले जाओगे तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी और घटेगी, और घटेगी तो मॉलिक्यूल और कंप्रेस होंगे। अब बोलो, अगर ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ना आता तो 0 डिग्री पर ये भी फ्रीज होता, 0 डिग्री पर ये भी फ्रीज हो रहा है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के आने से इसके फ्रीजिंग पॉइंट को आपने क्या किया? डिप्रेस हो गया, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। देखो तुमको और फ्रीज करना पड़ा, माइनस में ले जाना पड़ा टेम्परेचर, ताकि इसके मॉलिक्यूल सट जाएं और ये फ्रीज हो जाए। यही है क्या? एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब मेरी बात ध्यान सुनो, अब एक कहानी और तुमको बता रहा हूं, सिंपल सी बात सुनो।
जिसका वेपर प्रेशर कम बनेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा कम होगा। यूनिवर्सल बात है, वेपर प्रेशर कम फ्रीजिंग पॉइंट कम, वेपर प्रेशर लो फ्रीजिंग पॉइंट लो। आइए इधर देखिए, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? अरे भैया प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो वेपर प्रेशर ज्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा, वेपर प्रेशर कम तो फ्रीजिंग पॉइंट माइनस में, मतलब वेपर प्रेशर घटेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा? घटेगा। कहीं पर क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये यूनिवर्सल बात तुम्हारे सामने, अगर किसी का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी खट से क्या होगा? कम हो जाएगा। तो ये रहा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अब मैं तुमको इसको ग्राफ के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूं, फिर हम इसके फार्मूले पे डिस्कस करेंगे कि क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, आइए देखिए, हम बात करते हैं ग्राफ की। तो देखो ये रहा भैया टेम्परेचर का और ये रहा वेपर प्रेशर का। ठीक है, तो देखो क्या किए मेरी बात ध्यान सुनो, टेम्परेचर घटाओगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। देखो ये वेपर प्रेशर डिक्रीज की लाइन है। ठीक है, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। किसका? ये लाइन सपोज करो सॉलिड की है। किसकी? सॉलिड की लाइन है, मतलब सॉलिड का वेपर प्रेशर हमेशा क्या होता है? कम होता है। ये सॉलिड का वेपर प्रेशर है, देखिए घटता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है टेम्परेचर। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ये हमेशा आपको घटता हुआ दिखाई पड़ रहा है वेपर प्रेशर। अब मेरी बात जरा ध्यान से समझिएगा, अब होता क्या है? अब हम पहले बात करते हैं सॉल्वेंट की, फिर बात करेंगे किसकी? सॉल्यूशन की। ठीक है, तो अगर मान लो हमारे पास सपोज करिए कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है यहां पर। ठीक है, जब सॉल्वेंट है, जब सॉल्वेंट का टेम्परेचर तुमने मिनिमाइज किया, जब सॉल्वेंट का टेम्परेचर तुमने कम किया, तो सॉल्वेंट ने क्या किया? ये सॉल्वेंट इधर से आया ऐसे और इसकी लाइन को कट कर दिया। मतलब वेपर प्रेशर तो कम हो ही रहा है, इतना कम हो गया कि इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, किसका? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया इस लाइन पर। तो ये सपोज करिए कि ये टेम्परेचर आ गया हमारे पास T1। क्या आ गया? T1 टेम्परेचर आ गया, जो किसका है? प्योर सॉल्वेंट का है। क्या? फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। किसकी बात करते हैं? सॉल्यूशन की। तो जब सॉल्यूशन की बात करेंगे तो मान लो यहां कोई सॉल्यूशन है, मैं इसको येलो कलर से दिखा रहा हूं, यहां कोई सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का क्या करेगा? सॉल्यूशन की लाइन ऐसे आएगी, ये मुझे थोड़ा और लंबा करना चाहिए था, चलिए मैं लंबा कर दे रहा हूं इसको, ये ऐसे हो गया। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन की लाइन है वो इसको यहां पे कट करेगी। मतलब यहां पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया। ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है T2। ये किसका है? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। ये किसका था? ये प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। अब मेरी बात जरा गौर से सुनो, ये किसका? प्योर सॉल्वेंट का। ये किसका? सॉल्यूशन का। बोलो कौन ऊपर? सॉल्वेंट। बोलो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा? सॉल्वेंट का। बोलो कौन नीचे? सॉल्यूशन। बोलो किसका वेपर प्रेशर कम? सॉल्यूशन का। बोलो वेपर प्रेशर कम तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा। देखो इधर भाग रहे हैं, इधर भागेंगे टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। लिसन, इधर आएंगे तो टेम्परेचर कम होगा, मिनिमाइज होगा। यही तो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आइए बात करते हैं फार्मूले की। भैया फार्मूला क्या होता है? डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है T2 माइनस T1। T2 माइनस T1। ठीक है, अब उसी तरीके से अब हम लिखते हैं डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। अच्छा, TF क्या है? ये है चेंज, F है फ्रीजिंग, T है टेम्परेचर, इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज नोन एज द मोलैलिटी। पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू, इसको हटाए कांस्टेंट लगाए KF इंटू M, तो ये हो जाएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू स्मॉल w अपान M इंटू कैपिटल W इंटू 1000। बोलिए क्या है?
सल्यूट का मास, मोलर मास, सॉल्वेंट का मास केजी में। अब इंपॉर्टेंट चीज, ये केएफ क्या है? इस केएफ को हम बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसी का एक नाम होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। दिस इज नोन एज द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसी को बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। आइए डिफिनीशन, जब किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 हो, उस समय जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा हो, उसी को हम बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। थोड़ा इस पर ध्यान दो। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू T2 माइनस T1। हमेशा T2 को, ठीक है, वो मानिएगा जिसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा, और T1 को वो मानिएगा जिसका टेम्परेचर क्या होगा, कम। तो इससे डिफरेंस निकल आएगा कि कितनी कमी हुई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से। तो ये रही दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। याद रहे, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जिक्र रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मैंने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में कर दिया है। अब चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। थोड़ा बड़ा है, उसके लिए अलग से हम वीडियो पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। चैनल का नाम जान लीजिए, VKT केमिस्ट्री। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और जो आपको अच्छा लगे उसको कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।